वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। दोस्तों, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में ह्यूमन आई को डिटेल में स्टडी किया। हमने देखा कि जब हम हमारी आई को साइड से अंदर की तरफ देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। दोस्तों, जब हम इस आई से किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस हमारी आई के सबसे पहले आउटर पार्ट पर स्ट्राइक करती है। इस आउटर कर्व्ड पार्ट को बोला जाता है कॉर्निया। ये कॉर्निया हमारी आई में डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को जाने से रोकती है। फिर ये लाइट सबसे पहले एक्वस ह्यूमर में एंटर करती है। ये एक्वस ह्यूमर हमारी आई के डिफरेंट कंपोनेंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये लाइट रे प्यूपिल के थ्रू हमारी आई में एंटर होती है। दोस्तों, ये जो प्यूपिल है इसका साइज आइरिस की हेल्प से मेंटेन किया जाता है। अब ये लाइट रे जब प्यूपिल के थ्रू हमारी आई में एंटर होगी तो वो सबसे पहले हमारे आई लेंस पर स्ट्राइक करेगी। दोस्तों, ये आई लेंस कॉन्वेक्स शेप का होता है। स्टूडेंट्स, ये लेंस ग्लास का नहीं, ये तो टिश्यूज और सेल्स का बना होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इस लेंस को कुछ मसल्स ने पकड़ के रखा होता है जिसे हम सिलरी मसल्स बोलते हैं। दोस्तों, सिलरी मसल्स का काम यह होता है कि जब हम हमारी आई के सामने रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं ना, तो ये सिलरी मसल्स कभी तो इस लेंस को कंप्रेस करती है जिसकी वजह से वो थिक हो जाता है, और कभी इस लेंस को एक्सपेंड करती है जिसकी वजह से वो थिन हो जाता है। और लेंस की इसी कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से इसकी पावर में चेंजेस आते हैं, या फिर इनडायरेक्टली कहें इसकी फोकल लेंथ में चेंजेस आते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी पोजीशन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेस इस लेंस पर स्ट्राइक करे ना, तो वो इस लेंस से निकलने के बाद हमेशा हमारी आई की स्क्रीन पर जाकर मीट करें, और इस स्क्रीन को बोला जाता है रेटिना। और ये जो हमारे आई लेंस की एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी फोकल लेंथ को बार बार बदलता है ताकि उस पर पड़ने वाली हर एक लाइट रे उससे निकलने के बाद हमेशा रेटिना पर जाकर ही मीट करें, हमारी आई लेंस की इस एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। दोस्तों, ये जो रेटिना है यहां पर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जब लाइट लेंस से निकलने के बाद रेटिना पर स्ट्राइक करती है तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ये सिग्नल्स नर्व्स के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, इनके थ्रू हमारे ब्रेन में एंटर होते हैं, और फिर हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज शो कर देता है। अब यहां पर दोस्तों, हमारी इस आई में जो खाली स्पेस है, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच का जो खाली स्पेस, इसमें विट्रस ह्यूमर फील होता है। इस विट्रस ह्यूमर का एक इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये हमारी आई बॉल की स्फेरिकल शेप को मेंटेन रखता है। अब अगर ये विट्रस ह्यूमर नहीं होगा तो हमारी आई बॉल तो बिल्कुल कंप्रेस ही हो जाएगी ना, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हमने हमारी आई की कैपेबिलिटी के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि हमारी आई कितनी दूर तक या कितनी पास तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। तो हमने देखा कि हमारी जो आई है वो 25 सेंटीमीटर के पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाती। यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी आगे ले आऊं तो हमें वो ऑब्जेक्ट ब्लर्ड दिखाई देगा, और इस डिस्टेंस को बोला जाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई, या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि एक ऐसा डिस्टेंस जिसके बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर हम दूर की बात करें तो हम दूर तक तो स्टार को भी देख पाते हैं, सन को भी देखते हैं, तो यानी कि हमारा फार पॉइंट क्या हुआ? इन्फिनिटी। तो यहां से तो दोस्तों हमें यह बात पता लग गई थी कि हमारी जो आई है वो एक कैमरा की तरह काम करती है। जैसे एक कैमरा हर एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर लेता है, वैसे ही हमारी आई भी डिफरेंट पोजीशन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस कर देती है। बट दोस्तों, जैसे हमारे कैमरा में कुछ रीजन की वजह से डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वैसी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी आई में भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं। यस माय फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अगर अपनी ही बात करूं तो दोस्तों, जब मैं बचपन में स्कूल जाता था तो नोटबुक पर लिखे हुए वर्ड्स तो मुझे सब क्लियर दिखाई देते थे, बट जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स को देखता तो वो सब ब्लर्ड हो जाते थे। ऐसा इसीलिए बिकॉज मेरी आई में एक डिफेक्ट है, दैट इज मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनकी सिचुएशन मुझसे उल्टी होती है, यानी कि उन्हें पास के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखाई देते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट्स सब क्लियर होते हैं। ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। एंड स्टूडेंट्स, कई पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्हें यंग एज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, यानी कि उन्हें पास का और दूर का सब क्लियर दिखाई देता है, बट जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं तो उन्हें दूर का तो सब क्लियर दिखता है, बट पास में रखे ऑब्जेक्ट्स उनके लिए थोड़े ब्लर्ड हो जाते हैं। यानी कि ये कुछ हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही होता है, बट ये एज के साथ, यानी कि जब पर्सन ओल्ड हो जाता है तब आता है। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया या फिर ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, बिकॉज ये कुछ हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है। और कहीं पर्सन तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन्हें पास का और दूर का दोनों ही क्लियर नहीं दिखाई देते, यानी कि उनकी आई में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट दोनों होते हैं। बट दोस्तों, इन सभी डिफेक्ट्स को ठीक कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी किया।
तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया, बट हमने देखा कि जब हम हमारी आई से इस कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं ना, तो हमें हमारे इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। बट ऐसे ब्यूटीफुल फिनोमिना के बारे में जानने से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया, बिकॉज इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ऐसे ब्यूटीफुल फिनोमिना के बारे में सही से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइट की रिफ्रैक्शन को प्रिज्म की हेल्प से समझा। दोस्तों प्रिज्म ये ग्लास का ही बना होता है। दोस्तों ये जो प्रिज्म है इसे अगर फ्रंट से देखा जाए तो ये हमें कुछ ट्रायंगल जैसा दिखता है। इस ट्रायंगल जैसे प्रिज्म की जो दो इंक्लाइंड साइड्स हैं, इसके बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अब हमने जब लाइट को इस प्रिज्म की एक सरफेस पर स्ट्राइक करवाया तो यहाँ पर लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट पहले एयर में थी तो अब वो ग्लास में एंटर कर रही है, यानी कि यहाँ पर लाइट की रिफ्रैक्शन होगी। तो दोस्तों जब लाइट रेयर पे डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब ये लाइट दूसरे इंक्लाइंड सरफेस पर स्ट्राइक होकर बाहर निकलना चाहेगी और अगेन यहाँ पर लाइट का मीडियम चेंज होगा। अब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। नाउ स्टूडेंट्स, लाइट की जो ये रिफ्रैक्शन है जिसे हमने प्रिज्म की हेल्प से स्टडी किया, इसी लाइट की रिफ्रैक्शन को हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्लास स्लैब की हेल्प से भी तो स्टडी किया था। और दोस्तों दोनों में फर्क बस इतना ही है कि ग्लास स्लैब में जब दो पैरेलल सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है ना, तो ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। बट जब हमने लाइट की रिफ्रैक्शन को प्रिज्म की हेल्प से देखा तो यहां हमने ये देखा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की पैरेलल नहीं होती। अब अगर हम इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएं तो यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को एक एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, जिस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। अब दोस्तों ये जो प्रिज्म है ना, इसी को लेकर हमारे एक फिजिक्स के बड़े साइंटिस्ट न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जब इस प्रिज्म पर व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करवाया तो दूसरी तरफ से उन्होंने देखा कि वहां से व्हाइट लाइट नहीं, वहां से तो बहुत सारे कलर्स की लाइट निकल रही है। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि जब हम हमारे प्रिज्म पर व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं तो ये व्हाइट लाइट असल में बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनी होती है। जब ये बहुत सारी लाइट इस प्रिज्म में एंटर होगी तो अगेन हमने देखा ना, लाइट की रिफ्रैक्शन होगी, लाइट बेंड होगी। अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि डिफरेंट कलर की लाइट रेज जब एयर में होती है ना तो इनकी स्पीड हमेशा सेम रहती है, बट जैसे ये दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो इनकी स्पीड डिफरेंट अमाउंट में चेंज होती है, यानी कि बेंडिंग भी डिफरेंट अमाउंट में होगी। और उसके बाद ये सभी कलर्स की लाइट रेज जब इस प्रिज्म से बाहर निकलेंगी तो अब यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगी। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब ये लाइट रेज मेरी आईज में एंटर होती हैं तो मुझे ब्यूटीफुल कलर्स की लाइट दिखाई देने लग जाती है। और यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइट जब इन 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। और मैंने आपको इन सभी कलर्स की लाइट को याद करने की ट्रिक भी समझाई थी। आपको बस इन सभी कलर्स के फर्स्ट अल्फाबेट को ध्यान में रखना है। और अब अगर आप इन सभी अल्फाबेट को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो आपके सामने एक वर्ड बन जाएगा, दैट इज वेबक्यूर। इसे ध्यान में रखते हुए आप इन सभी कलर्स को याद रख सकते हैं। दोस्तों न्यूटन ने यह तो जान दिया कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करवाया जाता है तो दूसरी तरफ से 7 कलर्स उसे दिखाई देते हैं। बट हमारे साइंटिस्ट न्यूटन अब भी नहीं रुके। उन्होंने एक और प्रिज्म इन सभी 7 कलर्स की जो लाइट है उसके सामने रख दिया, बट इन्वर्टेड पोजीशन पे। और दूसरी तरफ से उन्हें ये 7 कलर्स नहीं, उन्हें व्हाइट लाइट दिखाई दी। और यहां से कंफर्म हुआ था दोस्तों कि जो व्हाइट लाइट है इन्हीं सभी 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। तो बस इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हमने अपने आसपास दिखने वाले ब्यूटीफुल फिनोमिना के बारे में जानना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहला था रेनबो। यस माय फ्रेंड्स, ये रेनबो, ये ब्यूटीफुल कलर्स हमें बारिश होने के बाद क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज बारिश होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। अब अगर मैं सिर्फ एक ड्रॉपलेट को ही कंसीडर करूं तो सन से आने वाली व्हाइट लाइट जब इस ड्रॉपलेट पर स्ट्राइक करेगी तो ऐसे ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और हमने अभी तो देखा जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर स्ट्राइक करवाते हैं तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो यहां पर भी दोस्तों जब सन की व्हाइट लाइट ऐसे ड्रॉपलेट पर स्ट्राइक करेगी तो ये भी प्रिज्म की तरह काम करेंगे। इसकी वजह से भी ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। बट यहां पर एक और चीज ये होती है कि जब ये 7 कलर्स की लाइट रेस वाटर ड्रॉपलेट की दूसरी सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करती हैं तो यहां ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, यहां पर ये एक बार रिफ्लेक्ट होती हैं। यस माय फ्रेंड्स, ये बाउंस होकर इस वाटर ड्रॉपलेट के एक और सरफेस पे जाकर मीट करती हैं और यहां पर इन सभी लाइट रेस की रिफ्रैक्शन होती है। और जब ये लाइट रेस मेरी आईज में जाएंगी तो मुझे ब्यूटीफुल रेनबो दिखाई देने लग जाएगा। तो दिन में दिखने वाले तो इस ब्यूटीफुल फिनोमिना के बारे में हमने बात कर ली, बट स्टूडेंट्स अगर मैं रात की बात करूं तो हमें एक ब्यूटीफुल चीज देखने को मिलती है ना, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? इनकी लाइट कभी ऑफ कभी ऑन क्यों होती है?
स्टूडेंट्स, जब भी हम अर्थ सरफेस से एक स्टार को ऑब्जर्व करते हैं तो अगर इस स्टार से डायरेक्ट सनलाइट मेरी आईज में एंटर हो जाए तो मुझे तो इस स्टार की कांस्टेंट लाइट दिखनी चाहिए ना। बट ऐसा तो नहीं होता, हमें तो ये स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज मेरे और इस स्टार के बीच में एक चीज प्रेजेंट है, दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर। अब हमें जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस होती है, बट अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो जहां हम रहते हैं वहां पर तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है ना। तो यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि यहां पर इस लेयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और हम ये भी जानते हैं जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो लेयर्स में जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो बस जब स्टार से आने वाली लाइट रेस सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर एंटर करेगी तो यहां पर इस लाइट का मीडियम चेंज होगा। लाइट पहले स्पेस में ट्रेवल कर रही थी, वहां तो कोई गैस ही नहीं थी, यानी कि वो एक रेयर मीडियम था। लाइट अब एक ऐसी लेयर में एंटर होना चाहती है जहां पर कुछ तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो ये मतलब डेंसर मीडियम हुआ। और लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और ऐसे ही दोस्तों जैसे कि हम जान चुके हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे अगर हम तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना, तो हमेशा लाइट जब नीचे वाली लेयर्स में एंटर होगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और इतनी सारी रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट जब हमारी आईज में एंटर होती है तो हमें ये स्टार दिखाई देता है। बट स्टूडेंट्स, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है इसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, ये तो हर सेकंड चेंज होती रहती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर सेकंड में मैं इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो दोनों लाइट रेज मेरी आईज में एंटर हो रही हैं तो मुझे स्टार ब्राइट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेकंड में ही मान लीजिए बहुत तेज हवा चली, किसी एक लेयर के एक पोर्शन में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए, और अब जब लाइट इस डेंसर पोर्शन से पास होगी तो वो ज्यादा बेंड होगी, यानी कि अब मेरी आईज में तो सिर्फ एक ही लाइट एंटर हो रही है, दूसरी तो मुझसे दूर जा रही है, यानी कि अब मुझे स्टार थोड़ा डिम दिखाई देगा बिकॉज कम लाइट मेरी आईज में एंटर हो रही है। अब मान लीजिए नेक्स्ट सेकंड में ही बहुत तेज हवा चली और ये डस्ट पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल्स जहां इकट्ठे हुए थे ये सब क्लियर हो गया, तो अगेन अब जो लाइट इस लेयर में एंटर होगी तो वो कम बेंड होगी, एंड अगेन अब दोनों लाइट रेज मेरी आईज में एंटर होंगी तो फिर से मुझे स्टार ब्राइट दिखने लग जाएगा। तो देखा, हर सेकंड मुझे स्टार कभी ब्राइट दिख रहा है और कभी डिम, और दोस्तों इसी ब्राइट डिम इसी इफेक्ट को ही तो बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बट दोस्तों स्टार्स ट्विंकल होते हैं ये समझ में तो आ गया था हमें, फिर हमने देखा कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, ये भी तो हमारी अर्थ के पास होते हैं। दोस्तों वैसे तो देखिए स्टार्स प्लैनेट से बड़े होते हैं, बट स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं तब भी हमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बट कई प्लैनेट्स होते हैं ऐसे जो अर्थ के पास हैं। अब मैं इन्हीं प्लैनेट्स में से कोई सी एक प्लैनेट को अगर देखूं तो देखिए बड़ा है ना, यानी कि इसके हर एक पार्ट हर एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेस मेरी तरफ आएंगी, एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होंगी और मेरी आईज में एंटर हो जाएंगी। अब वही मान लेते हैं कि किसी एक सेकंड पर किसी एक लेयर में डेंसिटी चेंज होगी, तो मान लेते हैं इन सभी लाइट रेस में से कोई दो लाइट रेस ज्यादा बेंड होगी, मुझसे दूर चलेगी, तो क्या प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लाइट रे तो मेरी आईज में एंटर हो रही है, तो मुझे इस प्लेनेट की ब्राइटनेस में कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा। दैट्स वाई मुझे प्लेनेट डिम और ब्राइट होता दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी ब्राइटनेस कांस्टेंट दिखती है, तभी हमारे प्लेनेट्स ट्विंकल नहीं करते। दोस्तों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को स्टडी करने से हमें यह तो पता लग गया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से भी हमें कुछ ब्यूटीफुल फिनोमिना देखने को मिलती हैं, जिसमें से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक था। बट दोस्तों सिर्फ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं, हमें एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का ऐसा फिनोमिना भी देखने को मिलता है जहां पर हमें एक्चुअल सनराइज होने से कुछ देर पहले ही सन दिखने लग जाता है और एक्चुअल सनसेट होने के बाद भी कुछ देर तक सन दिखता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों सनराइज और सनसेट से रिलेटेड इस मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि हमें अर्थ सरफेस से सनराइज होता और सनसेट होता हुआ कहां से दिखता है। इसके लिए आप अर्थ सरफेस पे जहां पर भी खड़े हैं वहां से अपनी आईज से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब इस लाइन से ऊपर के ऑब्जेक्ट्स तो हमें क्लियरली दिखाई देंगे ना, बट नीचे के ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल नहीं होंगे बिकॉज इन ऑब्जेक्ट्स से आने वाली लाइट को तो अर्थ ब्लॉक कर देगी। तो बस अगर जो सन है वो इस लाइन से ऊपर आ जाए तो हमें सन दिखेगा, तो हम कहेंगे यहाँ एक्चुअल सनराइज हो गया, और जब सन इस लाइन से नीचे चला जाएगा तो हम कहेंगे सनसेट हो गया। और दोस्तों इस लाइन को बोला जाता है होराइजन। अब अगर मैं सिर्फ सनराइज की बात करूं तो लेट्स से अभी सन होराइजन के नीचे है, यानी कि अभी सनराइज नहीं हुआ, बट मैंने तो आपको बताया कि हमें सनराइज होने से कुछ टाइम पहले ही सन दिखाई देने लग जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज सन जब होराइजन से जस्ट नीचे होता है ना, तो इससे निकलने वाली लाइट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में जब एंटर होती है तो देखिए वो जब रिफ्रैक्ट होंगी तो मेरी आईज में आएंगी ना,
और मेरा ब्रेन जब इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो देखिए ये जो रे है ये तो होराइजन के ऊपर है, यानी कि मुझे अब ये सन दिखाई देने लग जाएगा। बट एक्चुअल में क्या सनराइज हुआ दोस्तों? नो माय फ्रेंड्स, ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से मुझे सन पहले से ही दिखने लग गया। तभी इसे बोला जाता है एडवांस सनराइज, बिकॉज मुझे पहले से दिख रहा है, एडवांस में ही दिख रहा है। और दोस्तों ये जो टाइम कैलकुलेट किया गया जब, तो हमारे पास आया 2 मिनट्स, यानी कि सनराइज होने से 2 मिनट्स पहले ही मुझे सन दिखने लग जाता है। और यही केस दोस्तों सनसेट का भी है। देखिए सनसेट में क्या होता है, जो सन है वो होराइजन से नीचे चला जाता है, बट मैंने आपको बताया कि जब सनसेट हो जाता है तब भी हमें कुछ देर तक सन दिखाई देता है। सेम रीजन है दोस्तों, जब सन होराइजन से नीचे जाएगा तो अगेन उससे निकलने वाली लाइट रेज एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में एंटर होंगी। मेरा ब्रेन इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएगा और मेरे ब्रेन को ये सन अभी भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि सनसेट हो गया है एक्चुअल में, बट मुझे तब भी सन दिखाई दे रहा है। और ये कितनी देर तक दिखाई दे रहा है, ये टाइम भी कैलकुलेट किया गया, और दोस्तों ये टाइम भी 2 मिनट्स आया, यानी कि सनसेट होने के 2 मिनट्स बाद भी हमें सन दिखाई देता रहता है। दैट्स व्हाई इसे डिलेड सनसेट बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअल सनसेट तो हो जाता है, बट मैं तो 2 मिनट्स के बाद बोलूंगा कि हाँ अब हुआ सनसेट, तो डिले आया ना दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक तो हमने ये देखा कि हमें हमारे इस कलरफुल वर्ल्ड में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट जैसे ब्यूटीफुल फिनोमेना देखने को मिलते हैं। बट यही नहीं दोस्तों, आपने ये भी तो देखा होगा ना कि जब आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको सन की लाइट रेज और उसका पाथ दिखाई देता है। और ये चीज फॉरेस्ट में ही नहीं, आप अपने घर में किसी एक रूम में जाइए जहां पर आपके रूम की विंडो से डायरेक्ट सनलाइट एंटर हो रही हो, तो आपको ऐसे ही सनलाइट की रेज और उसके पाथ दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे हमने एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझा। हमने एक बॉटल में वाटर और शुगर का मिक्सचर कंसीडर किया। जब हमने इस मिक्सचर से एक साइड से लाइट को पास करवा के देखा तो हमें दूसरी साइड से तो लाइट दिख रही थी, बट हमें इस मिक्सचर से लाइट पास होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हमने एक और बॉटल ली जिसमें हमने वाटर और उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, और जब हमने ऐसे मिक्सचर में एक साइड से लाइट को पास करवा के देखा तो दूसरी साइड से लाइट तो दिख रही थी, बट हमें यहां पर अब इस बॉटल में लाइट की रेज और उसका पाथ भी दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए दोस्तों, जब हमने बॉटल में वाटर के अंदर मिल्क को ऐड किया तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को इस पूरे बॉटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब लाइट रे ऐसे पार्टिकल्स पर स्ट्राइक करती है तो ये पार्टिकल्स लाइट की कुछ क्वांटिटी को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और दोस्तों लाइट के इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस वजह से जब ये स्कैटर्ड लाइट मेरी आईज में एंटर होंगी तो मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स येलो कलर के दिखाई देंगे ना, बिकॉज ये येलो कलर की लाइट को एमिट कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे अब इस लाइट का पाथ विजिबल होगा। बट ये चीज शुगर सॉल्यूशन में क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए बिकॉज शुगर सॉल्यूशन में शुगर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे थे। इस वजह से लाइट उन पार्टिकल्स पर स्ट्राइक होकर स्कैटर तो हुई, बट स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम थी। दैट्स व्हाई मुझे लाइट का पाथ विजिबल नहीं हुआ। तो यहां से हमें पता लगा कि हमें ऐसे मिक्सचर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना अच्छे से दिख सकता है जिस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े हों और ये पार्टिकल्स पूरे मिक्सचर में अपने आप को स्प्रेड कर लें। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं कॉलॉइड्स। और दोस्तों कॉलॉइड्स की हेल्प से स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को सबसे पहले जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई हम इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं ना कि फॉरेस्ट में हमें ऐसे सन की लाइट रेज और उसका पाथ इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज ऐसी सनलाइट के पाथ में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। ये डस्ट पार्टिकल सनलाइट को हर एक डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें इन रेज का पाथ क्लियरली विजिबल होता है। अब दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें सिर्फ टिंडल इफेक्ट ही नहीं, हमें हमारे इस कलरफुल वर्ल्ड में और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। हमारा जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होता है? हमारी जो सन से लाइट आती है वो तो व्हाइट कलर की होती है, तो स्काई भी व्हाइट कलर का होना चाहिए, ये ब्लू ही क्यों? बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो सन की व्हाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अब दोस्तों अब तक तो हम लाइट रेस को एक लाइन से शो करते आए हैं, बट अगर इन रेस को माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो ये रेस कुछ वेव की तरह दिखाई देती हैं। अब इन वेव्स में फर्क ये है, कुछ वेव्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं और कुछ एक्सपेंडेड हैं। जो वेव्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं हम यहां पर बोलते हैं इन वेव्स की वेवलेंथ कम है, और जो वेव ऐसे एक्सपेंडेड होती है, जैसे मैं रेड कलर की वेव की बात करूं तो यहां हम बोलेंगे इस वेव की वेवलेंथ ज्यादा है। अब साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस की कि जब सनलाइट ऐसे पार्टिकल पर स्ट्राइक करती है जो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे पार्टिकल उस लाइट के 7 कलर्स में से उस कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करती है जिसकी वेवलेंथ बहुत कम हो, यानी कि उस केस में वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। बट अगर सनलाइट ऐसे पार्टिकल पर स्ट्राइक करे जो बड़े हैं तो उस केस में वो पार्टिकल
उस लाइट के 7 कलर्स में से ऐसे कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, यानी कि उस केस में रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। तो बस इसी वजह से हमें पता लगा कि हमारे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना। तो अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल को ही कंसीडर करूं और मान लेते हैं कि अब सनराइज हुआ, सनराइज होते ही सन की लाइट रेस ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स पर स्ट्राइक होंगी। और मैंने अभी आपको बताया कि जब सन की लाइट रेस छोटे पार्टिकल्स पर स्ट्राइक होती हैं तो ये पार्टिकल्स कम वेवलेंथ वाली लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं। तो जरा देखिए, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो यानी कि वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। उसके बाद इंडिगो उससे कम और ब्लू तो बहुत ही कम। और दोस्तों ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड इनकी बात करें तो ये तो ना के बराबर ही स्कैटर होंगे। अब इन सभी कलर्स को देखकर लग रहा है कि वॉयलेट कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है इन पार्टिकल्स की वजह से, तो मतलब स्काई का कलर फिर वॉयलेट होना चाहिए। ब्लू क्यों? ऐसा इसलिए जब ये वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू ये तीनों कलर्स मेरी आईज में एंटर होते हैं तो मुझे एक ब्लू शेड दिखाई देता है। ये तीनों मिलकर एक ब्लू शेड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई मुझे पार्टिकल ब्लू कलर का दिखाई देगा। अभी तो एक पार्टिकल की बात हो रही है, हम भी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब सभी पार्टिकल्स ब्लू ब्लू कलर के दिखाई देंगे तो हमें हमारा स्काई ब्लू ही तो दिखेगा ना दोस्तों। अब दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना से हमें सिर्फ स्काई के ब्लू कलर होने का रीजन ही नहीं, हमें और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है। जैसे कि हम आफ्टरनून में जब सन को देखते हैं तो वो हमें येलोइश दिखाई देता है, बट सनराइज और सनसेट के टाइम वो रेडिश क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले अगर हम आफ्टरनून की बात करें तो आफ्टरनून में तो सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। अब जैसे कि हमें जानते हैं कि सन से तो व्हाइट लाइट हमारी तरफ आती है, और ये हमने अभी स्टडी किया ना दोस्तों कि व्हाइट लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं जिसे हम विबग्योर नाम से जानते हैं, राइट। अब जब ये व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो बताइए क्या होगा? दोस्तों व्हाइट लाइट में जो ये वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू हैं ये तो स्कैटर हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन कलर्स को स्कैटर कर देते हैं ना, तभी तो हमारे एटमॉस्फेयर का कलर ब्लू होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हमारी व्हाइट लाइट के पास अब क्या रह गया? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, दैट्स इट। और दोस्तों अगर इन कलर्स को मिला दिया जाए ना तो हमें एक येलो शेड मिलता है। दैट्स व्हाई ये कलर्स जब मेरी आईज में एंटर होते हैं तो मुझे ये सन येलोइश दिखाई देता है। अब चलिए सनराइज और सनसेट की बात कर लेते हैं कि हमें सनराइज में और सनसेट में जो सन है वो रेड क्यों दिखाई देता है। दोस्तों जैसे कि हमें जानते हैं ना कि सनराइज और सनसेट होराइजन के पास होता है। होराइजन क्या होता है? दोस्तों आप जहां पर भी अर्थ सरफेस पे खड़े हैं वहां से अपनी आई से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन से ऊपर के ऑब्जेक्ट्स को तो हम सब क्लियर देख पाएंगे, बट इस लाइन से नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल नहीं होंगे, बिकॉज ऐसे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को तो अर्थ ब्लॉक कर देगी। तो अगर मैं अब सनराइज की बात करूं तो दोस्तों जब सन इस होराइजन से ऊपर आएगा तभी तो बोलूंगा कि हाँ मुझे अब सन दिखाई दे रहा है, सनराइज हुआ है। और सनसेट की बात करें तो जब सन इस होराइजन से नीचे चला जाएगा तो मुझे सन दिखना बंद हो जाएगा, तो मैं कहूंगा हाँ सनसेट हो गया। यानी कि सनराइज और सनसेट होराइजन के पास ही होता है। चलिए अब अगर ये सन होराइजन पे है तो इससे आने वाली लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि हमारी व्हाइट लाइट के पास तो ये 7 कलर्स हैं, और जब ये लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू ये तीनों तो स्कैटर हो जाएंगे जिससे हमारे स्काई का कलर ब्लू हो जाएगा। सही है। अब व्हाइट लाइट के पास क्या रह गया? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, राइट। बट जब ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके मेरी आईज में एंटर हुई, यानी कि इतने ज्यादा डिस्टेंस के बीच में लाइट के और कलर भी स्कैटर हो जाते हैं दोस्तों। इस वजह से ग्रीन और येलो ये कलर भी इस पूरे पाथ में स्कैटर हो जाता है। तो क्या रह गया अब लाइट के पास? ऑरेंज और रेड। और जरा आप खुद सोचिए, ऑरेंज और रेड कलर को अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक रेडिश शेड मिलेगा ना। दैट्स द रीजन जब ये ऑरेंज और रेड कलर जो रह जाते हैं व्हाइट लाइट के पास वही मेरी आईज में एंटर होते हैं और मुझे सन का कलर रेडिश दिखाई देता है। तो समझ में आई ना दोस्तों कि सनराइज और सनसेट के टाइम सन हमसे बहुत दूर होता है, उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमसे पहुंचती है ना वो उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में। इस वजह से व्हाइट लाइट के ज्यादातर कलर स्कैटर हो जाते हैं, बस उसके पास ऑरेंज और रेड कलर ही बचता है मुझतक आते आते। तो बस दैट्स व्हाई मुझे सनराइज और सनसेट के टाइम सन रेडिश दिखाई देता है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग था। तो इस लेक्चर में हमने हमारे इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया एंड आई होप दोस्तों अब आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बट स्टूडेंट्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए इन चैप्टर क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड होते हैं और इन्हें अब हम नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करना शुरू करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।